गुड इवनिंग सब श्रोताओं को नमस्कार। टुडेज टॉपिक इज़ मैनेजमेंट ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस। सो मैं स्टार्ट करूंगा एक CHL हॉस्पिटल को धन्यवाद देने से कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज कराया, और ये काफ़ी अच्छे समय पर अरेंज कराया क्योंकि 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे होता है, विश्व गठिया रोग दिवस। तो टॉपिक पे आने से पहले एक मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर आशीष बाडिका है और मैं रोमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मेरी MBBS और MD भोपाल से हुई है और मेरी रोमेटोलॉजी की ट्रेनिंग CMC वेल्लोर से हुई है, जो कि एक इस कंट्री का जाना माना इंस्टीट्यूट है। उसके बाद मैं कुछ सालों तक हैदराबाद में था और अभी इंदौर आए मुझे 6 साल हो गए हैं। और CHL हॉस्पिटल से भी मैं काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इंदौर का, तो मैं इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गठिया रोग, जिसमें कि सबसे कॉमन टाइप का गठिया रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके इलाज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जानना कि गठिया रोग क्या है और व्हाट इज़ रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया रोग क्या है, इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे पता चलता है कि पेशेंट को गठिया है, और इसका इलाज के लिए हमारे पास आजकल क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो एक बड़ी कॉमन सी भ्रांति है गठिया रोग के बारे में कि ये ठीक नहीं होता, कुछ भी कर लें पेशेंट को डिफ़ॉर्मिटीज़ होती है या फिर जॉइंट्स में तिरछापन आता है। तो ये एक पुरानी सोच है। अभी अगर पेशेंट सही टाइम पे स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाए तो वो उसको डिफ़ॉर्मिटीज़ कभी भी नहीं आती हैं। उसका इलाज इतने अच्छे तरीके से होता है आजकल कि उसको डिफ़ॉर्मिटीज़ आती ही नहीं है और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो अपनी पूरी लाइफ निकाल सकता है। बट ध्यान रखने की चीज़ ये है कि उसको दवाई खाना ज़रूरी होता है। तो जैसे कहते हैं, बहुत सारे लोग पेशेंट से आके सवाल पूछते हैं कि क्या ये बीमारी लाइलाज है, तो मैं बोलूँगा नहीं, लाइलाज नहीं है। डेफिनेटली इसका इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है। और हमारा मकसद इलाज करके क्या है कि पेशेंट्स को किसी भी तरह की डिफ़ॉर्मिटीज़ ना आए या फिर गठिया रोग से आने वाले कॉम्प्लिकेशंस वो ना आए। इलाज लेना पड़ता है और लंबे समय तक लेना पड़ता है। जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ जीवन भर इलाज लेता है, थायराइड का मरीज़ जीवन भर इलाज लेता है, शुगर का मरीज़ जीवन भर इलाज रहता है, उसी तरह जो आर्थराइटिस या गठिया का जो मरीज़ है उसका ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। बट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेने से वो पेशेंट अपनी लाइफ नॉर्मल दूसरे व्यक्ति की तरह आराम से निकाल सकता है। तो अब मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा कि गठिया रोग क्या होता है एक्चुअली। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो दूसरे डिजीज़ से फाइट करता है, लड़ता है। अगर ये इम्यून सिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए किसी भी कारण से, ये हाइपर एक्टिव हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाए, तो ये हमारी ही बॉडी के ऑर्गन्स को पहचान नहीं पाता और उसको फ़ौरन बॉडी समझ के उस पर सेल्फ अटैक करता है। तो इस कारण गठिया रोग होता है। सो व्हाट आई मीन टू से, rheumatoid arthritis or any type of arthritis is basically due to a fault in immune system. So that fault can lead to destruction of our own body tissues like joint. It can affect kidney, it can affect lung, it can affect liver, it can even affect brain. तो गठिया रोग सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं रहता, ये शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स जैसे जोड़ों के अलावा ये लिवर में इफेक्ट कर सकता है, किडनी में इफेक्ट कर सकता है, फेफड़ों में या लंग्स में इफेक्ट कर सकता है, आँखों में इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन में इफेक्ट कर सकता है। तो गठिया रोग जो है ये बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पेन किलर खा के या दर्द की दवाइयाँ खा के इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। बीच बीच में क्वेश्चंस भी आएंगे और उसके मैं आंसर्स बीच में देता रहूँगा। जैसे आई रिसीव्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर धीरज राठौर, व्हेन शुड आई सी अ स्पेशलिस्ट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन शुड अ पर्सन सी अ स्पेशलिस्ट? सो आंसर इज एज सून एज पॉसिबल। whenever a patient has history of multiple joint pain or even a single joint pain with history of some swelling or with early morning stiffness, then you should definitely visit a specialist, because early diagnosis, early treatment is the key to success. जितनी जल्दी हम इस बीमारी की जानकारी रखेंगे, जितनी जल्दी हम देखेंगे कि ये पेशेंट को गठिया है और उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी सूजन भी कम हो जाएगी और आगे होने वाली डिफ़ॉर्मिटीज़ से हम उसको बचा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। इट इज़ अ डिजीज़ which is basically due to defect in immune system.
सो इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंस से गठिया होता है। गठिया रोग 100 या 150 से ऊपर होते हैं। ऐसा नहीं है गठिया रोग मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो गठिया सिर्फ एक लक्षण है कि पेशेंट को जो है कुछ प्रॉब्लम है और उसको गठिया रोग है, लेकिन गठिया रोग अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें बहुत सारे प्रकार के गठिया पेशेंट्स को हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो गठिया है जो आए दिन हम अपनी ओपीडी में देखते हैं, जिसके डेली हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली जो है वो ज़्यादातर मिडिल एज ग्रुप में होता है, 30 to 50 ईयर्स, 30 से 50 साल की उम्र में होता है। ये फीमेल्स में, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। और जो इसके शुरुआती लक्षण होते हैं वो होते हैं जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़न। तो इसमें पेशेंट्स के सबसे जो कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो ये हाथ के जोड़ होते हैं, हाथ के छोटे जोड़, जैसे ये वाला जोड़ है जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम PIP जॉइंट बोलते हैं, ये MCP जॉइंट्स हैं। तो ये जॉइंट्स बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट की एक टिपिकल हिस्ट्री रहेगी, वो टिपिकल उसकी कंप्लेंट रहेगी कि मुझे दर्द होता है और सुबह के टाइम ज़्यादा होता है और सुबह के टाइम बहुत अकड़न रहती है, देयर इज़ लॉट ऑफ स्टिफनेस इन द मॉर्निंग। अब अगर हम किसी से हिस्ट्री पूछें कि इसकी स्टिफनेस कितनी देर की है, तो स्टिफनेस कुछ लोगों को 10-15 मिनट में चली जाती है, कुछ लोग को आधे घंटे में जाती है, कुछ लोग को 2-2 घंटे से भी ऊपर रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्टिफनेस की जो डेफिनेशन है वो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। माइनर स्टिफनेस दूसरे कारण से भी हो सकती है। पेशेंट को हल्का हल्का बुखार आ सकता है, पेशेंट को जो है थकान हो सकती है ज़रा सा भी काम करने से। तो इसके अलावा जो पेशेंट को और भी तकलीफ़ें हो सकती है कि कुछ पेशेंट गठिया के जो हैं वो आंखों में लालपन के साथ प्रेजेंट करें, या फिर उनको हल्की खांसी हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो। वैसे ये सारी चीज़ें लेट स्टेजेस पे डेवलप होती है। बीच में क्वेश्चन आया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ पर्सन टू फील बेटर आफ्टर दे स्टार्ट टेकिंग ट्रीटमेंट। सो जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स feel better within a week or 2 weeks, because initially the treatment which we give is steroids and painkillers, which is called as bridge treatment. It is called as bridge treatment because it acts fast. The main drugs like disease modifying drugs, they act slowly, they takes around 1 month or so to act. So in between steroids and painkillers, they are the mainstay of the treatment in initial 4 to 6 weeks. So patient may feel better maybe after a week or so, एंड देन स्लोली वी टेक द पेशेंट्स ऑफ पेन किलर। दर्द की दवाएं धीरे धीरे बंद करते हैं। जब मेन दवाओं को शरीर में असर आने लग जाता है तो उनकी दर्द की दवाएं जो हैं वो बंद हो जाती हैं और फिर मेन दवाएं जो हैं उनकी लंबे समय तक चलती है। साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं जब दवाओं के बारे में बताऊंगा तो मैं साइड इफ़ेक्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। फिजिकल थेरेपी और भी क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में हैं, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। एक बार मैं थोड़ा डिजीज़ के बारे में और उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में कुछ पहले फर्स्ट 10 मिनट्स में कवर करूँगा, फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगा। तो अभी मैंने आपको बीमारी के बारे में बताया कि इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं, इसके इंटरनेशनल क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी और यूरोपियन सोसाइटी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में कितने जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो भी हम देखते हैं। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख के उस क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स फुलफिल होते हैं तो हम पेशेंट को लेबल कर सकते हैं कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सो ये डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है, जो आपने सबसे ज़्यादा कॉमनली सुना होगा, RA टेस्ट या RA फैक्टर। तो RA फैक्टर जो है सिर्फ वो पॉजिटिव होने से गठिया है ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि RA फैक्टर बहुत सी और बीमारियों में भी पॉजिटिव होता है। कई बार 50% से ऊपर लोगों में फॉल्स पॉजिटिव होता है। तो RA फैक्टर सिर्फ टेस्ट देख के हम डिजीज़ जो है उसको डिक्लेयर नहीं करते। और भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जैसे NT-CCP, पेशेंट का ESR जो सिंपल सा टेस्ट होता है वो बड़ा हुआ हो सकता है। CRP करके एक टेस्ट है वो बड़ा हुआ हो सकता है। एक्सरे में बहुत सारी फाइंडिंग्स मिलती हैं। MRI या फिर हाथ का अल्ट्रासाउंड या जिस जॉइंट में प्रॉब्लम है उसका अल्ट्रासाउंड करने से भी हमें बहुत से क्लू मिलते हैं। तो ऐसे हम बीमारी पकड़ते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें हम, तो ट्रीटमेंट में इसके जो मेन चीज़ें रहती हैं, स्टार्टिंग में पेशेंट्स को थोड़े समय के लिए डोज देते हैं, कम डोज स्टीरॉइड्स की और पेन किलर्स की देते हैं। स्टीरॉइड नाम की दवाई, इसका नाम सुनते ही बहुत सारे मरीज डर जाते हैं, इससे डरे ना। लो डोज स्टीरॉइड्स जो हैं वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी में 6 मंथ्स तक देने के लिए एडवाइजेबल हैं। अगर हम कम मात्रा में स्टीरॉइड्स देते हैं और कम टाइम के लिए देते हैं तो पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। धीरे धीरे स्टीरॉइड्स उसके पेशेंट के कम करने लग जाते हैं
और इसके अलावा जो दर्द की दवाएं रहती है वो भी जितना जल्दी हो सके पेशेंट की दवाई जो है वो बंद करते हैं। फिर जो मेन ट्रीटमेंट आता है उसको हम डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं या फिर डीमार्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन है शेखर जी का, व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ आरए मेडिसिन्स। So first important thing is that, as I told you, two most important medicines which we start in the early stage is painkillers and steroids. Followed along with that we start disease modifying agents or DMARDs. We have 3-4 variety of DMARDs which we use in our patients like methotrexate, sulfasalazine, leflunomide and hydroxychloroquine. ये 4 ड्रग्स मेन हैं। तो ये ड्रग्स को चालू करने से पहले ही हम साइड इफ़ेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, पेशेंट के हीमोग्लोबिन काउंट देखते हैं, उनके प्लेटलेट काउंट देखते हैं, उनके लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, ताकि अगर इसमें से पहले ही कोई पैरामीटर पेशेंट का बिगड़ा हुआ हो तो उसके हिसाब से दवाई की डोज एडजस्ट की जाए। इसके अलावा जब ये दवाई स्टार्ट करते हैं तो इसको हम अर्ली स्टेज में लो डोज से स्टार्ट करते हैं, डोज कम रहती है, धीरे धीरे हर महीने साइड इफ़ेक्ट चेक करते हैं और डोज बढ़ाते जाते हैं। तो आरए मेडिसिन के जो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मेन रहता है कि ब्लड का लेवल कम हो सकता है या लिवर फंक्शन या किडनी फंक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन इससे भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि रेगुलर मेडिसिन जो है उसकी मॉनिटरिंग अगर की जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट जनरली लोगों को प्रॉब्लम नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि एक बार दवाई से हो गया तो वो कंटिन्यूसली जो है वो पेशेंट को परेशान करता रहेगा या उसको परमानेंट साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइड इफ़ेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जैसे हर महीने स्टार्टिंग में लीवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी या हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, क्रिएटिनिन चेक करते हैं। फिर स्टार्टिंग के 3 महीने तक करने के बाद पेशेंट जब काफ़ी कवर हो जाता है, उसकी बीमारी काफ़ी कम हो जाती है, तो ये 3 महीने में एक बार करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं कि गठिया की दवाई से लिवर ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोज प्रॉपरली लेने से और साइड इफ़ेक्ट मॉनिटरिंग करने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। स्पर्श जैन जी का क्वेश्चन है, आर देयर एनी नेचुरल और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दैट वन कुड ट्राई? सो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन माई फील्ड, बट डेफिनेटली जैसे कि एक्सरसाइजेस होती हैं ये इसमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो हमको एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके एक्सरसाइजेस कुछ समय तक सीखनी चाहिए। जॉइंट्स की स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं और वो एक्सरसाइज फिर हमको अपने डेली रूटीन में डाल के उसको रेगुलर बेस पे करना पड़ता है। हुमैरा आलम जी की तरफ से क्वेश्चन है, डू द सफरर नीड टू मेक एनी चेंजेस एट वर्क? सी, इफ यू आर हैविंग आर्थराइटिस एट इनिशियल स्टेज, एज आई टोल्ड you will be just like a normal person with the drugs and you don't need to change any lifestyle. You can just work and go outside like a normal person. But if you are suppose having a chronic arthritis already deformed, then definitely some work practice has to be changed, because if somebody has severe deformities in the hands are twisted, so they have to change their work habits and their sitting habits. If somebody is having deformity in the hip or knee joint, if the knee joint is destroyed, then the patient should avoid climbing steps on regular basis. थोड़ा बहुत चल सकते हैं लेकिन कंटिन्यूसली सीढ़ी उतरना चढ़ना और ये सब कम रखना पड़ेगा। ज़मीन पे बैठ के अपने घर का भी काम ना करें, हमेशा एक छोटी चेयर लगाएं ताकि आपका पैर जो है वो सीधा रहे, क्योंकि एज के साथ भी घुटनों में दिक्कत आती है और आर्थराइटिस भी इफेक्ट करता है। तो घुटने ऐसा जोड़ है जिस पर डबल इफेक्ट होता है, तो घुटने को हमको बचाना है, तो उसके लिए ज़मीन पे बैठ के भी अपना जो घर का काम है या खाना खाने, इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड करें। बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर बहुत सारी डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं तो हमको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और भी बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं और बहुत सारे स्प्लिंट्स आते हैं जिसको हम पहन के यूज़ करके और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद से हम ये सारी चीज़ें लेके और उसके साथ काम कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ वन क्वेश्चन फ्रॉम शेखर जी, हाउ कैन अ पेशेंट प्रिवेंट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आरए मेडिसिन? व्हेन कैन द पेशेंट कॉल यू फॉर द सेम? सो as I told you, before starting the treatment itself, we do some monitoring tests which are done once in a month for 3 months, और gradually then we do it once in 3 months. बहुत स्टेबल पेशेंट्स है, ड्रग्स बहुत कम हो गए, तो इवन हम 6 महीने के बाद भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं, तो इनिशियली डॉक्टर के पास महीने में एक बार जाना चाहिए जब आपकी बीमारी का डायग्नोसिस हो जाए, और उसके बाद
कम से कम 1 महीने में एक बार 3 महीने तक, उसके बाद 3 महीने में एक बार। और अगर डॉक्टर को लगे कि आप बहुत कम दवाइयों पे हैं और आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए 6 महीने में एक बार आना है, तो बहुत से पेशेंट्स को 6 महीने में भी एक बार बुलाया जाता है। बाकी जो इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स रहते हैं सल्फासालाजिन, कुछ लोगों को सल्फा ड्रग से एलर्जी रहती है, तो उसके बारे में स्पेशलिस्ट ज़्यादातर पहले से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जिस पेशेंट को एलर्जी रहती है उसको वो दवाई नहीं दी जाती है। एक्यूट केस में अगर इमरजेंसी में अगर उनको एलर्जी होती है तो उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वहाँ पे जो उनका ट्रीटमेंट होता है उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, वो भी ठीक हो जाती है। देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम खुशी अग्रवाल जी, विल द सफरर बिकेम डिसेबल्ड? So that is a very good question, and what I am telling continuously is sufferer won't become disabled if diagnosed early, if he or she reaches the specialist very early in the course of the disease, तो वो डिसेबल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद भी किसी को डिफॉर्मिटी आएगी या डिसेबल हो जाएगा। ट्रीटमेंट अगर आप ट्रेंड स्पेशलिस्ट के पास ले रहे हैं, रोमेटोलॉजिस्ट के पास ले रहे हैं, तो आपको डिफॉर्मिटीज़ होने की चांस कम है। इसी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। स्टार्टिंग के 2 साल जो रहते हैं ट्रीटमेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो मोस्ट डिफॉर्मिटीज़ रहती है वो स्टार्टिंग में 2 साल में आती है। तो इनिशियली 2 years वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। पेशेंट शुड मेंटेन अ रेगुलर बेसिकली फॉलो अप विद द डॉक्टर, एंड दे शुड फॉलो वॉट एवर ड्रग्स आर गिवन, बिकॉज वॉट हैपन्स इज सम पेशेंट्स विल थिंक आफ्टर 1 or 2 months दैट अभी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, मुझे बिल्कुल सूजन नहीं है, तो डॉक्टर क्यों दवाई दे रहे हैं, मैं दवाई छोड़ के देखता हूँ, क्या देखती हूँ। उसमें प्रॉब्लम होती है। थोड़े टाइम तक आपको अच्छा लगता है, जब तक ड्रग का शरीर में इफेक्ट बना रहता है, उसके लेवल्स बने रहते हैं। उसके बाद जैसे ही शरीर में ड्रग्स के लेवल डाउन होते हैं, इमीडिएटली आपको वापस से जॉइंट पेन या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, क्यों हमें इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, हम पेन फ्री हैं या फिर हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसके बावजूद भी, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है। ये लीवर को इफ़ेक्ट करता है, लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, किडनी को इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, आई को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर डिजीज़ कंट्रोल में है तो ये दूसरा जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें भी इफ़ेक्ट होने की चांस कम रहती है। बेटर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंट्स अ पेशेंट फ्रॉम गेटिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज़, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। There is a question from Seema Bajaj ji, how is RA different from OA? So RA is rheumatoid arthritis and OA is osteoarthritis. Rheumatoid arthritis generally happens in middle age group, more common in females, and it has presentation of multiple joint pain in the form of small joints of hand or feet's involvement, followed by pain, swelling and stiffness. Other than that, osteoarthritis is a disease mostly of old age. It happens mostly in the large joints like knee joint or hip joint. Patient will have typical complaint that कि जब हम चलते हैं या फिर हम सीढ़ी उतरते हैं या हम ज़मीन पे उठते बैठते हैं तब हमको घुटनों में दर्द होता है, बाकी टाइम पे हमको बिल्कुल नॉर्मल फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका बिल्कुल उल्टा है। जब पेशेंट रेस्ट पे रहता है तो उसको पेन और स्टिफनेस ज़्यादा होती है, और जब वो एक्टिव होता है, काम करता है, तो उसको दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, पेशेंट को वर्किंग के बाद ज़्यादा पेन होता है और रेस्ट पे वो पेन रिलीफ हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज, वन इज़ द डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज, वन इज़ द डिजीज़ ऑफ अर्ली एज। One disease involves large joint, other disease involves small joints. Osteoarthritis has more of mechanical pain and rheumatoid arthritis has more of inflammatory pain, which is more on rest. There is a question from Soumya ji. Patient don't like to take medicine. What are other options? Right. So that is again a very good question, because I know there are a lot of medicines which are prescribed to patients, and after some time or maybe some months or year, they feel that there are so many medicines, what to do. But what I am telling you is that in the early stage of disease, there may be 4 or 5 medicines in the doctor's prescription, and slowly these medicine number come down. It may be 3 or 4, but definitely you have to take some medicine to be in a proper shape. इसके अलावा जो इसका एडवांस ट्रीटमेंट है उसको हम बायोलॉजिक्स बोलते हैं, वो इंजेक्टेबल फॉर्म्स में रहते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है। जैसे कुछ बायोलॉजिक्स रहते हैं जो कि सिर्फ महीने में एक बार लगाना पड़ता है, पेशेंट खुद अपने आप लगा सकता है घर पे, क्योंकि ऑटो इंजेक्टर्स पेन होते हैं, और जैसे इंसुलिन लगाते हैं उसी तरह पेन को हम अपने स्किन पे सिंपली लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, बहुत सारे पेशेंट्स यूज़ करते हैं। तो इस थेरेपी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये एडवांस थेरेपी है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट ये थेरेपी काफ़ी कॉस्टली है
90% से ऊपर पेशेंट को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिंपल डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स जैसा कि मैंने आपको बताया, मीथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन, लेफ्लुनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसी से अपना अच्छा जीवन जो है वो निकाल सकते हैं और ये दवाइयाँ काफ़ी सस्ती भी रहती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रिकॉशंस, अपने डायबिटीज़ का जो है वो नियमित इलाज कराएं और स्टार्टिंग में डेफिनेटली वी गिव स्टेरॉइड्स विच आर ग्रेजुअली टेपर्ड ऑफ, और हम उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है। बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, तो वो अपने शुगर कंट्रोल को अच्छे से कंट्रोल रखें अपने स्पेशलिस्ट के कंसल्टेशन के साथ में। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। There is a question from Mr. Sparsh Jain. Are there any foods that one should avoid? So there are lot of myths about it. Patients बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये हमने यहाँ दिखाया था, हमें ये भी खाने के लिए मना करा है, वो भी खाने के लिए मना करा है। So these are myths. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें डाइटरी प्रिकॉशंस जो है बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी प्रकार की आर्थराइटिस होती है जैसे गाउट, उसमें डाइट प्रिकॉशंस ज़्यादा रहती हैं, लो प्यूरिन डाइट बोलते हैं, उसमें देना पड़ता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमको डाइटरी प्रिकॉशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एक जो हमारा नॉर्मल खाना है वो खाएं, बहुत ज़्यादा तला गला खाना ना खाएं, बहुत स्पाइसी फूड ना खाएं। तो जनरली जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं नॉर्मल इंडियन डाइट में वो हमारे लिए इनफ है। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डाइट या बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लेने से पेशेंट का न्यूट्रिशियस डाइट ही कम हो जाता है। सो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। सो रिमेंबर, देयर आर प्रिकॉशंस बट देयर आर नॉट सो मैनी प्रिकॉशंस और सो मैनी रेस्ट्रिक्शंस इन फूड as far as rheumatoid arthritis patient is concerned. There is question from Mr. Uttam Patidar. How can we confirm rheumatoid arthritis? So as I told you in the beginning, rheumatoid arthritis most important thing is clinical symptoms. So that is very important. Other than clinical symptoms, we have some parameters in the form of some international scales like American College of Rheumatology and Euler scale is there. वो criteria से हम check करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे उसमें जॉइंट का काउंट रहता है, कितने जॉइंट्स में पेशेंट को पेन है, कितने जॉइंट में स्वेलिंग है। इसके अलावा उसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट या एंटी-सीसीपी का टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके जो दूसरे मार्कर्स हैं, ईएसआर का टेस्ट, सीआरपी का टेस्ट, ये कितने बड़े हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को काउंट करके हम इस क्राइटेरिया की हेल्प से रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट का डायग्नोसिस और कन्फर्मेशन करते हैं। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में एंटीबॉडीज़ नेगेटिव आती हैं, पेशेंट को थोड़ी स्टिफनेस रहेगी, थोड़ा पेन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिजीज़ नहीं है, एंटीबॉडीज़ नेगेटिव आई हैं। कभी कभी एंटीबॉडीज़ बाद में बनती हैं और लेटर ऑन टेस्ट में आने लग जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हमको डाउट रहता है तो हम उनका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी जॉइंट्स की। उसमें जॉइंट्स के अंदर कुछ हमको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे पावर डॉपलर सिग्नल्स मिलते हैं, या जॉइंट के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन रहता है, नॉर्मल रहता है वो। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो हमको क्लू देती हैं और हम इस बेस पे, क्लिनिकल बेस पे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस करके पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। यस, देयर इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, शुड द पेशेंट वरी अबाउट देयर चिल्ड्रंस गेटिंग इट? देयर इज़ एक्चुअली नो नीड टू वरी, द परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वेरी लेस। नेवर आस्क एनी डॉक्टर टू डू टेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रंस एज दे आर हैविंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बिकॉज द टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन वन पर्सन हैज़ सिम्टम्स। सो किसी के घर में कोई पेशेंट हो तो उसको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे को हो जाएगा, परसेंटेज काफ़ी कम है ट्रांसमिशन का। इसके अलावा आप कभी भी पहले से टेस्ट ना कराएं, आरए फैक्टर या एंटी-सीसीपी जो आप में पॉजिटिव है, ये डर के कि मैं करा लेता हूँ, क्योंकि अगर वो टेस्ट पॉजिटिव भी आता है तो डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं करेंगे जब तक कि उस पेशेंट को लक्षण नहीं होते, तब तक उसको ट्रीट करने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। There is a question from Mr. Varun. What should we do when the pain flares? So, if your disease has become active all of a sudden in spite of drugs, don't worry, because this is a natural course of disease. डायबिटीज़ के पेशेंट डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, लेकिन कभी उनका शुगर बढ़ जाता है, कभी अचानक से कम हो जाता है। उसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट का दर्द दवाई लेने के बाद भी कभी कभी बढ़ जाता है। ऐसे एपिसोड्स बीच में कुछ महीनों में आ सकते हैं। उस समय आप बिल्कुल परेशान ना हो, या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर कुछ दिनों के लिए पेन किलर्स लें, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं लें। अगर आपने कुछ दिनों के लिए पेन किलर लिया है, ठीक हो गया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपनी नॉर्मल विजिट पे जाइए। लेकिन अगर आपको पेन परसिस्टेंट है तो अपने मन से पेन किलर या फिर स्टेरॉइड की दवाई नहीं लेना,
फिर आपको आपके डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए ज़रूर जाना है। देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस सारिका, आई एम हैविंग पेन इन माई फिंगर्स फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, अनेबल टू फिगर आउट रीज़न एंड ड्यू टू नो पैंडमिक and even normally go for checkup. Can I normally go for checkup? So there is one very important thing to understand and know. Any patient with arthritis has similar risk of COVID infection like a normal person. So don't think that you are on immunosuppressant or you are having autoimmune disease, so you will have more risk. You are having the same risk as a normal person. You have to take precautions just like a normal person take. If you are having problem, visit your doctor with confidence. हॉस्पिटल्स में बहुत प्रिकॉशंस के साथ पेशेंट को देखा जाता है। आप भी हॉस्पिटल में टाइम पे अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन की प्रोसेस फॉलो करें जैसा कि हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से नियमित तौर पे होता है। तो ये रिस्क नहीं है कि आपको वायरस हो जाएगा। वायरस के से डर के अपने घर पे बैठ के अपना सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आपको 2 या 3 महीने में दिखाना है स्पेशलिस्ट को, तो आपको वो ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है अपने मन से। क्योंकि आप लंबे समय तक दवाई खाएंगे या पेन किलर खाएंगे, स्टीरॉयड खाएंगे, तो आपको दवाई के साइड इफ़ेक्ट होने की रिस्क है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में सब सेफ्टी रखते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। There is a question, does it affect any other part of one's body? Yes, as I told you in the beginning, rheumatoid arthritis is a disease which is not only limited to joint, but it has multi-system involvement. Nowadays, it is called as rheumatoid disease, not rheumatoid arthritis, because the disease can involve other parts of the body. Patient can have problems in the eyes, patient can have problems with the lungs, liver or kidney or even brain. So it is a multi-system disease which can involve other organs. Like in the later stages of disease, patient may have lung involvement in the form of interstitial lung disease. पेशेंट को सूखी खांसी हो सकती है या थोड़ा चलने पे सांस फूल सकती है, इसका मतलब उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गया, फेफड़ों में सूजन हो गई है। तो ये भी रोमेटाइड आर्थराइटिस लंबे समय से होने पे ये कॉम्प्लिकेशन होता है, या फिर डिजीज़ कंट्रोल नहीं है तो भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो रोमेटाइड आर्थराइटिस कैन अफेक्ट मैनी ऑर्गन्स। देयर इज क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर आकांक्षा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रोमेटाइड आर्थराइटिस एट इनिशियल स्टेज? So most of the patients of rheumatoid arthritis presents with pain in the small joints along with early morning stiffness, which usually lasts for 30 minutes or more than that. Patient will have stiffness, swelling and joint pain. There may be limitation of movement. These are the early symptoms. Some patient may have low grade fever, feeling of fatigue. Patient बोलते हैं बहुत थकान लगती है, नॉर्मल काम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आती है। तो ये जैसे ही आपको चीज़ें आने लगे तो आपको अपने स्पेशलिस्ट के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। What causes rheumatoid arthritis? Is it genetic? So rheumatoid arthritis, as I told you, is an autoimmune disease which is basically caused because of a problem or a defect in immune system. Immune system basically is a system which helps us to fight from normal diseases, but due to some infection or some other factors, the immune system gets over triggered. ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाता है। it is not able to identify our own body parts. हमारी ही बॉडी के पार्ट्स को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, सेल्फ अटैक करता है, कुछ एबनॉर्मल सेल्स इकट्ठे होते हैं हमारे जॉइंट्स पे, उसके बाद फिर फ्लूइड का कलेक्शन होता है, फिर जॉइंट में धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होता है और फिर जॉइंट में गैप कम होता है, जॉइंट एक दूसरे से जोड़ के डिफॉर्मिटीज़ आने लग जाती है। ये सब कारण रहते हैं। यस, इट हैज़ ए जेनेटिक इम्पैक्ट ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय असीम जी, what can one do to sleep through the night while suffering from pain? So if the pain initially the patient may have pain at the start of treatment, gradually when the treatment is get some time, then this pain is relieved. So I would say don't go for sleep medicines. If your disease is controlled, you will have a better sleep. So आपकी जो बीमारी है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी और उसके कारण जो आपकी बीमारी में नींद टूटती है दर्द के कारण, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके लिए दर्द निवारक दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेन किलर्स ऐसा लीजिए जो आपको एक डोज सुबह लगे और शाम को। बहुत सारी पेन किलर्स दिन में एक बार की होती हैं और कुछ पेन किलर्स दिन में 2 बार देने की भी होती हैं। तो अपने डॉक्टर से बोलिए कि नाइट में ज़्यादा पेन है तो आपको नाइट में भी उसकी डोज देंगे जो कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से और जो उसकी डोजिंग शेड्यूल है उसके हिसाब से रहेगी। विच सर्जिकल प्रोसीजर्स आर यूज टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस? दैट इज क्वेश्चन बाय
स्मृति जायसवाल जी. So as I told you, rheumatoid arthritis, if controlled in the early course of disease, we don't have deformities and we don't need surgical procedures. But अगर ऑलरेडी एडवांस डिजीज़ है, नी जॉइंट ख़राब हो गया, नी जॉइंट में गैप नहीं है, पेशेंट जो है वो चल ही नहीं पा रहा, उठ बैठ नहीं पा रहा है, अपने टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रहा है, तो उसमें नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, या हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट. इसके अलावा स्मॉल जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ की भी सर्जरीज होती हैं. रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग नहीं है. तो ज़्यादा जो इसमें सबसे ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट होता है. बहुत सारे पेशेंट के साइनोवेक्टॉमी भी होती है, और भी छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम हमारे जो ऑर्थोपेडिक से कलीग हैं उनकी हेल्प लेते हैं. सो आई थिंक मैंने आपके सवालों के जवाब दिए, और मैं इस प्रोग्राम को CHL हॉस्पिटल और मिस कृति को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस सेशन के लिए. उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी. नमस्कार.